Good morning, students. I am Rajan Jha, Assistant Professor, Marwari College, Economics Department. This lecture, the lecture which I am going to deliver, it is for semester 4. Our paper is microeconomics and topic is monopolistic competition. मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन। सबसे पहले ये मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन क्या है? तो मार्केट का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हो और डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर डिफरेंशिएट प्रोडक्ट में एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, उस तरह के मार्केट को हम लोग मोनोपॉलिस्टिक मार्केट कहते हैं, मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन इसको बोलते हैं। अब मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन जो है आपका, आप पहले परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपॉली, इस दोनों को आप पढ़ चुके हैं, तो आपको नाम से लग रहा होगा कि ये जो मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन है ये मोनोपॉली और परफेक्ट कंपटीशन का मिक्स है। इस कंपटीशन में ये जो मार्केट है इसमें दोनों का क्वालिटी है, इसमें परफेक्ट कंपटीशन का भी कुछ क्वालिटी है और इसमें मोनोपॉली का भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम लोग देखेंगे कि मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है। तो मार्केट का वैसा स्थिति जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट में एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो वह मार्केट जो है हमारा मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन का मार्केट कहलाता है। इसको हिंदी में अल्पाधिकार का बाजार भी बोलते हैं या अल्पाधिकार प्रतियोगिता भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको देखेंगे इसके फीचर्स क्या हैं इस मार्केट के। तो मोनोपॉलिस्टिक कंपटीशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस मोनोपॉली मार्केट का। सबसे पहले हम देखते हैं large number of buyers and sellers, large number of buyers and sellers, एक एक करके हम एक्सप्लेन कर देंगे। अब हम डील करते हैं पहले सारे को। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इसका प्रोडक्ट differentiation, थर्ड है सेलिंग कॉस्ट एप्लीकेबल है यहाँ पे। उसके बाद नो बैरियर्स टू एंट्री, no barriers to entry and exit, no barriers to entry and exit। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एप्लीकेबल है यहाँ पे, जैसे सेलिंग कॉस्ट एप्लीकेबल होगा इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एप्लीकेबल होगा। Firms has control over price, quality, brand marketing of products। इसका क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लिखे लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। तो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स का मतलब है ये हम परफेक्ट कंपटीशन में ही देखे थे कि जो बायर्स हैं, जो खरीदने वाले हैं और जो बेचने वाले हैं, उनकी संख्या बहुत बड़े मात्रा में है यहाँ पे।
दूसरा है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन। ये दो मार्केट के बारे में क्या जानते हैं, दोनों रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, दोनों एक्सट्रीम कंडीशन को दिखलाता है। न तो रियलिटी में वास्तविक अर्थव्यवस्था में किसी भी देश में न तो पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार उपलब्ध है, ना ही एकाधिकार, मतलब ना तो परफेक्ट कंपटीशन रियल में है और ना ही मोनोपोली रियल में है। दोनों में से कोई भी जो मार्केट है वो रियल सिचुएशन को नहीं दिखाता है, दोनों एक्सट्रीम सिचुएशन को दिखाता है। इसीलिए जो बाद का दो मार्केट सिचुएशन हम पढ़ेंगे, जो अभी एक मोनोपोलिस्टिक देख रहे हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को ओलिगोपॉली बताएंगे, जिसको हिंदी में अल्पाधिकार बोला जाता है। तो मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपॉली ये दोनों जो ऐसा मार्केट है जो कुछ हद तक रियलिटी को, जो रियल में जो वास्तविक मार्केट है उसको यह दिखाता है, उसका एक रिप्रेजेंटेशन करता है। तो हम जब देखेंगे लार्ज नंबर फॉर्म्स, तो दो जो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन एंड सेलिंग कॉस्ट, यही इसको मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन से अलग करेगा। हम याद होगा हमें, एक बार रिमाइंड कीजिए, हम वहाँ पे क्या पढ़ते थे कि प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस। परफेक्ट कंपटीशन में हम पढ़ते थे प्रोडक्ट्स आर होमोजीनियस, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड या डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा। हिंदी में बोलते हैं प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन को उत्पाद विभेद, मतलब अलग अलग तरह का उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, एक और फीचर्स इसका जो इसी से रिलेटेड है, आपको थोड़ा समझने के लिए लिख देते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल। ठीक है, तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो एक इंडस्ट्री में जो फर्म्स हैं वो सारे के सारे फर्म्स एक ही तरह के प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, वो सारे फर्म जो हैं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट को बनाएंगे। उनके प्रोडक्ट में कुछ डिफरेंशिएट होगा, कुछ अलग होगा एक दूसरे से। परफेक्ट कंपटीशन की तरह वह आइडेंटिकल, मतलब समरूप एक ही तरह का प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होगा वो दो तरह से हो सकता है। जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो दो तरह से हो सकता है, एक रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और सेकेंड वन इज इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो रियल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल अलग होगा एक दूसरे से। जैसे टूथपेस्ट, अब टूथपेस्ट में कई क्राइटेरिया में कई तरह का क्वालिटी उपलब्ध है, अलग अलग वर्जन उसका उपलब्ध है आपके सामने। जैसे मेडिकेटेड टूथपेस्ट और नॉर्मल टूथपेस्ट, दोनों में क्या है, रियल डिफरेंस है। मेडिकेटेड टूथपेस्ट आप यूज करते हैं, जैसे सेंसोडाइन आप यूज करते हैं, वो क्या होता है कि वो एक मेडिकेटेड है, और जो आप क्लोजअप कॉलगेट यूज करते हैं क्या है, अलग है। तो यहाँ पे क्या किस तरह का डिफरेंस देखें, रियल डिफरेंस कि वो मेडिकेटेड टूथपेस्ट है और एक नॉर्मल टूथपेस्ट है। तो उस तरह का क्या होगा, रियल प्रोडक्ट डिफरेंस। एक इमेजिनरी प्रोडक्ट डिफरेंस, मतलब प्रोडक्ट में कोई विशेष अंतर नहीं है, हम सिर्फ उसको दिखाते हैं कि ये अलग है। जैसे कोका कोला और पेप्सी, दो कंपनी जो है, एक बेवरेज बनाने की बहुत बड़ी कंपनी है। आप अगर इनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा का अंतर, पेप्सी और कोका कोला में बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। वो क्या है, इमेजिनरी डिफरेंस क्रिएट करते हैं लोग। सीमेंट, स्टील, सीमेंट में आप क्या है, आप अलग अलग कंपनी के सीमेंट देखते हैं, सबका फॉर्मुलेशन, सबका जो मेथड है वो एक ही है बनाने का, लेकिन सब उसको अलग दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, कंपटीशन का बेस वहीं से शुरू होता है कि यहाँ पे किस तरह का कंपटीशन होगा। तो ये दो तरह का डिफरेंस होगा, एक इमेजिनरी और एक रियल प्रोडक्ट डिफरेंस। नेक्स्ट आता है सेलिंग कॉस्ट, ये भी अलग है, जो आपको परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था, और ये आपका इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। सेलिंग कॉस्ट होता है
जो यहाँ पे चूंकि हम क्या बता रहे हैं आपको कि फर्म जो है वो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जनरेट करते हैं, तो डिफरेंशिएट प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं तो इनको किस तरीके से कंपटीशन फेस करना है कि प्रोडक्ट अपने प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए, तो अपना मेरा प्रोडक्ट बेहतर हो कैसे बताएंगे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग स्ट्रेटजी के थ्रू, सेल प्रमोशनल स्कीम के थ्रू। अब आप सेल प्रमोशनल स्कीम है उसमें आप क्या करते हैं कि बहुत सारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ आप कुछ स्कीम देते हैं, कुछ फ्री देते हैं, कुछ उसके साथ एक्स्ट्रा देते हैं, इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये सेलिंग कॉस्ट में क्या जो एडवर्टीजमेंट पे खर्च आप करते हैं, एडवर्टीजमेंट पे जो आपका एक्सपेंडिचर है, सेल्स प्रमोशन में जो आपका एक्सपेंडिचर है ये सब क्या आएगा, सेलिंग कॉस्ट में आएगा। ये आपका प्रोडक्शन कॉस्ट से अलग है, मतलब एक कॉस्ट जो है सेलिंग कॉस्ट है उस प्रोडक्ट के क्वालिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं डाल रहा, वो सिर्फ प्रोडक्ट के मार्केटिंग को, प्रोडक्ट के सेल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। जितना बेहतर एडवर्टीजमेंट होगा, जितना बेहतर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगी, उतना बेहतर तरीके से इस प्रोडक्ट को हम मार्केट में बेच सकते हैं, उतना ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। तो ये सेलिंग कॉस्ट हो गया, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो गया, ये दोनों मेन इसका फीचर था। अब ये फीचर वही है, नो एंट्री, नो गाइडेंस टू एंट्री एंड एग्जिट, मतलब नए फर्म्स अगर इंडस्ट्री में आना चाहेंगे तो उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, नए फर्म आराम से एंट्री कर सकते हैं। उनको अगर लगे कि इस इंडस्ट्री में एंटर करना मेरे लिए प्रॉफिटेबल है तो उनको कोई नहीं रोकेगा। जैसे अगर रिटेल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर में अब बहुत सारे फर्म्स हैं। अब मान लीजिए अगर टाटा को इच्छा हो, टाटा की कंपनी है, टाटा की इच्छा हो कि हम रिटेल सेक्टर में जाके रिटेल का बिजनेस करें तो उनको कोई रोक नहीं सकता है। और मान लीजिए रिलायंस पहले से रिटेल सेक्टर में है और उनको लगे कि बिजनेस मेरे लिए अब प्रॉफिटेबल नहीं रहा, हमें दूसरे सेक्टर में जाना चाहिए, तो रिलायंस वहाँ से एग्जिट करना चाहेगा तो उनके लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, ना तो नए फर्म को आने से कोई रोक सकता है, ना पहले से जो फर्म है उनको मार्केट छोड़कर जाने से कोई रोक सकता है, तो कोई उसको रोक नहीं सकता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी इंक्लूड करते हैं। फर्म्स हैज कंट्रोल ओवर प्राइस, क्वालिटी, ब्रांड, मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। जो फर्म है, आप मोनोपोलिस्टिक में, परफेक्ट कंपटीशन में आपने देखा है कि फर्म का कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे, मतलब सप्लाई पे था, वो सप्लाई को बढ़ाए या सप्लाई को कम करे, वो प्राइस पे उसका कोई कंट्रोल नहीं था। यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि जो फर्म है उनका कंट्रोल है, फर्म को जो भी फर्म है उनको अपना कंट्रोल है कि वह अपने वस्तु की कीमत कितना रखेंगे, उसका पैकेजिंग कैसा रखेंगे, उसका क्वालिटी कैसा रखेंगे, उसका ब्रांडिंग कैसे करेंगे, उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे, वो फर्म का मोनोपोली होगा। इसीलिए हम बताए थे यहाँ पे मोनोपोली भी काम करता है। यहाँ फर्म का मोनोपोली है कि वो अपना प्राइस कैसे रखे, क्वालिटी कैसे मेंटेन करे, प्रोडक्ट का पैकेजिंग कैसे करेगा, प्रोडक्ट का ब्रांडिंग कैसे करेगा, मार्केटिंग कैसे करेगा, ये सब फर्म के कंट्रोल में होगा। इसके लिए फर्म को दूसरे पे डिपेंड नहीं रहना है, फर्म खुद अपने से डिसीजन ले सकता है अपने प्रोडक्ट। हाँ, एक बात ध्यान आपको ये रखना है प्राइस को लेकर के। अब ऐसा नहीं है कि मोनोपोली इनको है प्राइस तय करने में, तो कुछ भी प्राइस तय नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है मार्केट में। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे कोका कोला और पेप्सी दो कंपनी है, ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक की कंपनी है। अब मान लीजिए कोका कोला अपने प्रोडक्ट के प्राइस को जो वर्तमान लेवल है उससे 20% हाइक कर दे, इंक्रीज कर दे, और पेप्सी अपने प्रोडक्ट के प्राइस को अनचेंज नहीं चेंज करे, तो क्या होगा? कोका कोला के जो कस्टमर होंगे वो पेप्सी की ओर मूव करेंगे, क्योंकि कोका कोला और पेप्सी एक दूसरे का क्लोज सब्स्टिट्यूट है। पेप्सोडेंट और कॉलगेट एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर पेप्सोडेंट अपने प्राइस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है तो उसके कस्टमर दूसरा टूथपेस्ट यूज करने लगेंगे। तो इस तरीके का सिस्टम प्रिवेल करता है कि वो बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं रख सकते हैं, प्राइस में थोड़ा उनको लिमिट रखना है, लेकिन अदर जो भी है उस पर उनका पूरा कंट्रोल है, सो कर सकते हैं।
क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब समझ गए, जो भी प्रोडक्ट है उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। आप अगर प्राइस बढ़ाइएगा तो कस्टमर दूसरे जगह जा सकते हैं, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन की तरह नहीं होगा कि प्राइस में थोड़ा सा चेंज हो और पूरा का पूरा कस्टमर शिफ्ट कर जाए। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में होता है आइडेंटिकल प्रोडक्ट है, एक इंडस्ट्री में जितने फर्म्स हैं वो एक ही तरह के प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो जब आइडेंटिकल प्रोडक्ट बनाएंगे तो फर्म ए अगर प्राइस चेंज करेगा, बढ़ा देगा, तो सारे कस्टमर फर्म बी के पास आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप अगर प्राइस में चेंज करते हैं तो क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है। आप उसको अपने प्रोडक्ट को कुछ प्राइस, अगर आप अपने उत्पाद के मूल्य को कुछ बढ़ाना चाहते हैं तो आप कैसे बढ़ाइएगा, आप उसको शो कीजिए कि हम बेहतर प्रोडक्ट है, अपने प्रोडक्ट को बेटर पैकेजिंग के थ्रू, बेटर क्वालिटी के थ्रू आप उसको रिलेटिवली थोड़ा कॉस्टली बेच सकते हैं। ये यहाँ पे ऐसा होता है। अब हम लोग इसमें थोड़ा सा हट के टॉपिक होता है कि जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, जैसे मान लीजिए इंडिया का मार्केट, या हम एक एग्जांपल लेते हैं दिल्ली में एक शहर है, उस शहर में मान लीजिए कई रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ इटालियन रेस्टोरेंट, चाइनीज रेस्टोरेंट, वहाँ पे थाई रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट, कई रेस्टोरेंट्स हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके फूड को कंज्यूम कीजिएगा। तो इसको मिटा रहे हैं, सारे एक से उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर देखते हैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, वो भी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का ही एक पार्ट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हम शुरू से ही चर्चा की है आपको, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ध्यान रखिएगा। हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन और दूसरा आपको हम दिखा रहे हैं वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का एग्जांपल क्या दे रहे हैं कि मान लीजिए दिल्ली एक जगह है, दिल्ली शहर है, अब वहाँ पे कई रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ इटालियन, चाइनीज, थाई, जापानीज, सी फूड, इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, कई तरह के रेस्टोरेंट्स वहाँ अवेलेबल हैं। अब आप पे है कि आप सारे के सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे के सारे का मेन्यू जो है आपके सामने है, उसमें से आप किसी के यहाँ जाके आप अपना डिनर ले सकते हैं, आप वहाँ पे बैठ के वो कर सकते हैं। लेकिन अब वहाँ पे क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि जब कोई प्रोडक्ट को इम्प्रूव करता है, मान लीजिए तो किसी कुछ सेक्शन ऑफ कस्टमर के लिए वो बेटर हो जाता है, लेकिन कुछ सेक्शन ऑफ कस्टमर के लिए वो वर्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई रेस्टोरेंट में आप गए, उसने क्या किया कि काफ़ी अपने प्रोडक्ट के टेस्ट को इन्हांस करने के लिए काफ़ी स्पाइसी फूड बनाना शुरू किया। तो अब क्या होगा कि जो स्पाइसी खाने वाले लोग हैं उनके लिए वो बेटर हो गया, लेकिन वैसे लोग जो कम स्पाइसी फूड को प्रेफर करते हैं उनके लिए वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगा वो। तो इस तरह का जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएट होगा तो वो कहलाएगा हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है कि मार्केट में अलग अलग तरह के फर्म हैं, अलग अलग तरह के सर्विसेज अवेलेबल हैं। अब मान लीजिए आप कहीं जाते हैं तो आपके सामने जैसे आप फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट में आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप इकोनॉमी क्लास का भी टिकट ले सकते हैं और बिजनेस क्लास का भी टिकट ले सकते हैं। तो अब आपको चुनना है कि आप किसको अफोर्ड करते हैं, आप बिजनेस क्लास को अफोर्ड करते हैं कि इकोनॉमी क्लास को अफोर्ड करते हैं। आप कहीं गए घूमने के लिए, वहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के होटल्स उपलब्ध हैं, उसमें 3 स्टार्स भी हैं, 5 स्टार्स भी हैं, 7 स्टार्स भी हैं। अब आप उसमें से किसको चुनते हैं? तो इस तरह का जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वैसे आप मार्केट कपड़ा खरीदने जाते हैं तो आपके सामने बहुत सारे ब्रांड्स हैं,
सब अपने अपने लेवल का अपना अपना ब्रांडिंग है सबका। अब आप किसको परचेज करते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, मतलब सब कैटेगरी के लिए, सारे इनकम ग्रुप के लिए वो अलग अलग है। जिनको जो पसंद है, जो जितना अलाउ कर सकते हैं, जिनके पास जितना परचेजिंग पावर है, उस परचेजिंग पावर से वो प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो ये आपका है वर्टिकल प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बाद इसका इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन शॉर्ट रन और इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म इन लॉन्ग रन। इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म, इक्विलिब्रियम ऑफ फॉर्म का मतलब है कि फॉर्म का संतुलन कैसे होगा। तो जनरली हम लोग इसको देखते हैं, इस अप्रोच को MR इक्वल टू MC, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच पे हम लोग देखते हैं कि फॉर्म कैसे बैलेंस होगा, किस कंडीशन पे, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाए, मार्जिनल कॉस्ट के। मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो जाना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के। तो यहां पर हम पहले देखते हैं शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम। शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम, तो जो शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम है फॉर्म का, उसको हम इस फिगर के थ्रू दिखाते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस पे हम क्वांटिटी लेते हैं, इस पे हम प्राइस लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखेंगे, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू कर्व है, और इसी को हम लोग डिमांड कर्व भी बोलते हैं। ये हमारा डिमांड कर्व भी होता है, जो हमारा AR होता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि कंपटीशन है मार्केट में, प्राइस में चेंज होगा, जितना प्राइस डाउन होगा उतना प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ AR और MR दोनों जो है वो डाउनवर्ड स्लोप कर्व है। जो शॉर्ट रन है, इसमें हम दो कंडीशन को देखेंगे यहाँ पे कि लॉस का सिचुएशन, लॉस के कंडीशन में कैसे इक्विलिब्रियम होता है, और प्रॉफिट के कंडीशन में कैसे इक्विलिब्रियम है। ये हम फर्स्ट कंडीशन देख रहे हैं लॉस के केस में, कि जब लॉस होता है फर्म को, तो हम कैसे उसको देखते हैं। ये आपका AC कॉस्ट, ये आपका MC कॉस्ट। अब कंडीशन क्या है कि MR इक्वल टू होना चाहिए किसके, MC के। MR और MC इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट किया, लाइट कट किया, तो एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट, तो पहला कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रहा है कि MR MC के बराबर है। अब इसी से सीधा एक लाइन आप ऊपर की ओर ड्रॉ कीजिएगा, और एक लाइन नीचे की ओर ड्रॉ करते हैं। AOQ क्वांटिटी हो जाएगा, और देखिए ये जो कॉस्ट को जहाँ पे टच किया वहां से लाइन इधर ड्रॉ करेंगे, और इस लाइन को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखिए जो फर्म है, रेवेन्यू का ए लाइन हो जाएगा आपका OQ CD, इस लाइन को लागू करके कैसे लोग। अब यहाँ पे देखिए कि रेवेन्यू कितना मिल रहा है फर्म को, ठीक है। तो जो रेवेन्यू है, जो आपका मार्जिनल रेवेन्यू कर्व यहाँ पे आप देख रहे हैं, OQCD, एक टोटल किसको दिखा रहा है, कॉस्ट को दिखा रहा है, और कॉस्ट को दिखा रहा है, और
ई एफ जो है ओ क्यू ई एफ, वो आपके रेवेन्यू पार्ट को दिखा रहा है कि फर्म को इतना रेवेन्यू मिल रहा है। तो अब देखिए कि कॉस्ट जो है आपका, फर्म को कॉस्ट कितना लग रहा है ओ क्यू सी डी, और रेवेन्यू कितना मिल रहा है फर्म को ओ क्यू ई एफ। तो प्रॉफिट का क्या है फॉर्मूला कि प्रॉफिट आपका कैसे हम निकालते हैं, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। अब आप देखिएगा कॉस्ट और रेवेन्यू को, ये आपका एरिया जो है ये आपका कॉस्ट का एरिया हो गया और ये आपका रेवेन्यू का एरिया हो गया। यहाँ पे कॉस्ट है वो ज्यादा है ओ क्यू सी डी माइनस ओ क्यू ई एफ। तो आप क्या देखें, कॉस्ट ज्यादा है रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा रेवेन्यू कम, तो फर्म को लॉस कितना हो रहा है सी डी ई एफ। मतलब ये जो हिस्सा है जो हम डॉट बना रहे हैं ये उस फर्म को लॉस हो रहा है, फर्म का लॉस का हिस्सा है। तो ये देखिए आप जब लॉस का कंडीशन होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉफिट का कि प्रॉफिट किस तरीके से फर्म को होगा। बी दूसरा कंडीशन देख रहे हैं, शॉर्ट रन में प्रॉफिट, शॉर्ट रन में आपको ये प्रॉफिट को देखना है। नीचे क्वांटिटी लेते हैं, इस एक्सिस पे प्राइस लेते हैं। ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू हो गया, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू हो गया, ये एवरेज रेवेन्यू ही हमारा डिमांड हो गया। अब हमको यहाँ देखना है प्रॉफिट का सिचुएशन। तो ये हमारा एसी हो गया एवरेज कॉस्ट, ये हमारा मार्जिनल कॉस्ट का लाइन है। तो कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, एम आर एम सी इस पॉइंट पे एक दूसरे को मैच कर रहा है। एक लाइन नीचे ड्रॉ करते हैं ओ क्यू, और एक लाइन फिर हम ऊपर टच करेंगे। अब ये देखिए कॉस्ट को इस जगह पे टच किया, रेवेन्यू को इस जगह पे उसने टच किया। ई एफ सी डी। अब देखिए इस कंडीशन में फर्म के पास रेवेन्यू कितना आ रहा है, रेवेन्यू आ रहा है ओ क्यू ई एफ, और कॉस्ट कितना लग रहा है फर्म को ओ क्यू सी डी। मतलब ओ क्यू ई एफ, ये जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा क्या दिखा रहा है फर्म को रेवेन्यू का, और एक हिस्सा जो है ओ क्यू सी डी वो कॉस्ट का दिखा रहा है। मतलब कॉस्ट आपका ओ क्यू सी डी ये वाला हिस्सा है, और रेवेन्यू कितना है ओ ई एफ क्यू या ओ क्यू एफ ई, ये हिस्सा आपका क्या है रेवेन्यू का। तो यहाँ क्लियर आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू जो है वो कॉस्ट से ज्यादा है। तो रेवेन्यू जब कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर प्रॉफिट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट माइनस रेवेन्यू। कॉस्ट क्या है ओ क्यू सी डी, रेवेन्यू क्या है ओ क्यू ई एफ। तो जो हिस्सा बचा सी डी ई एफ, मतलब ऊपर का जो पार्ट है ये हमारा क्या दिखा रहा है कि ये हमारा प्रॉफिट है, ये हमारा प्रॉफिट के हिस्सा को दिखा रहा है। इस शॉर्ट रन में लॉस और प्रॉफिट के केस में आप इक्विलिब्रियम को देखे हैं। और हम लोग देखते हैं लास्ट में लॉन्ग रन में किस तरह से फर्म का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है। और हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा है लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम।
लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम। तो लॉन्ग रन में क्या होगा कि ना तो एक्सेस लॉस का सिचुएशन होगा और ना ही एक्सेस प्रॉफिट का सिचुएशन होगा, क्योंकि जिस फर्म को एक्सेस लॉस हो रहा है वो फर्म क्या करेगा, इंडस्ट्री से बाहर चला जाएगा, और जिस फर्म को एक्सेस प्रॉफिट हो रहा है उससे अट्रैक्ट होके कुछ न्यू फर्म मार्केट में एंट्री करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा कि ना तो किसी फर्म को लॉस में रहेगा ना ही कोई फर्म एक्सेस प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि जिसको लॉस हो रहा था एक्सेस, वो क्या कर दिया, मार्केट से एग्जिट हो गया, फर्म वो इंडस्ट्री से एग्जिट हो गया, और एक्सेस प्रॉफिट देख के नए फर्म का एंट्री हो गया। तो ऐसे सिचुएशन में एवरेज कॉस्ट और इसको लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट, ये देखिए यहाँ पे मैच कर रहा है। पहला जो कंडीशन हम लोग का फुलफिल कर रहा है कि एम आई इक्वल टू एम सी, इसी को हम लोग ऊपर कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा कि कॉस्ट कर्व को भी यही टच कर रहा है और रेवेन्यू कर्व, जो एवरेज रेवेन्यू कर्व है या जिसको डिमांड कर्व भी हम बोल रहे हैं, उसको भी इसी पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अब यहाँ पे जो कॉस्ट होगा ओ क्यू सी डी, कॉस्ट भी वही होगा और रेवेन्यू भी ओ क्यू सी डी, मतलब रेवेन्यू और कॉस्ट दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जीरो प्रॉफिट होगा, क्योंकि कॉस्ट माइनस रेवेन्यू, तो यहाँ पे ओ क्यू सी डी माइनस ओ क्यू सी डी, तो क्या हो जाएगा, जीरो प्रॉफिट। तो जीरो प्रॉफिट का ये मतलब नहीं है कि प्रॉफिट पूरा का पूरा जीरो हो जाता है, और मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूड होता है, इनके जो कॉस्ट लगते हैं उसमें थोड़ा सा मिनिमम प्रॉफिट इंक्लूड होता है, लेकिन एक्सेस प्रॉफिट और एक्सेस लॉस का सिचुएशन लॉन्ग रन में नहीं होता है। लॉन्ग रन में जो फर्म है वो जो इक्विलिब्रियम पे आता है उसको एक तरह से जीरो प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट के सिचुएशन में वो इक्विलिब्रियम पे आ जाता है फर्म। ये आपका था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का कैरेक्टरिस्टिक्स और इक्विलिब्रियम। आप इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में आपने देखा है। तो ये हो गया कंप्लीट आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। थैंक यू।